डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका था लास्ट लेक्चर में। आज आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रॉब्लम नंबर 6 आपके एक्सरसाइज में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, 11th चैप्टर है आपके बुक में। ये प्रॉब्लम नंबर 6 जो है कुछ इस प्रकार से है कि कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। कॉपर वायर है एक जिसका कि डायमीटर आपको गिवन है एंड इट्स रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और इस वायर का, इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी आपको गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, आपसे पूछा गया है कि लेंथ क्या होगा टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। इसमें टेल लगा हुआ है इस प्रॉब्लम में, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग जितना पढ़े हैं अभी तक उसी थ्योरी को यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कॉपर वायर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। एक कॉपर वायर है, इस प्रकार का होगा। इसका डायमीटर जो दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो है 0.5 mm। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि ये जो यूनिट है ये mm है, SI यूनिट नहीं है। जैसे ही हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम जो यूनिट लिख रहे हैं वो SI यूनिट है या नहीं है। इससे होगा क्या कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो इनकरेक्ट नहीं होगा कभी भी, यूनिट की वजह से। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है इसी मटेरियल का, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये एसआई यूनिट में है या नहीं है, ये एसआई यूनिट में है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। अभी उसको हम रिवाइज भी कर लेंगे क्विकली कि इसका यूनिट ओम मीटर क्यों होता है। ऐसा हम आपसे कमेंट सेक्शन में पूछे भी थे कि अगर इसका कोई किसी को आंसर पता है कि इसका यूनिट ओम मीटर क्यों होता है तो एक्सप्लेन करके बताए हमको। ठीक है, तो अभी देख लेंगे वो भी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। तो इसका रेसिस्टेंस भी गिवन है जो कि है 10 ओम। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, लेंथ पूछा है। लेंथ ऑफ दिस वायर मतलब हमसे एल पूछा गया है। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो रिलेशन पढ़ के रखे हैं, क्या पढ़ के रखे हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही पढ़ के रखे थे। और इसका यूनिट भी यहीं से आया है। अभी हम देख लेते हैं कैसे इसका यूनिट आया है। जैसे इस रो का अगर हमको यूनिट चाहिए तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, हमको रो का यूनिट चाहिए, बस समझाने के लिए आपको ये बोल रहे हैं। आप हायर क्लास में ये पढ़ेंगे कि कैसे यूनिट निकालते हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि आपको याद नहीं रखना पड़े। जैसे यहाँ पे ओम मीटर आपको याद नहीं रखना पड़े। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप रेसिस्टिविटी का कैसे निकाल सकते हैं यूनिट, एसआई यूनिट। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो मीटर हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमको इस रो का यूनिट चाहिए तो क्या करना होगा, बस अगर आप m से m स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो नीचे में m मिलेगा और रो का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि रेसिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर कैसे आया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये बात। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। जो हमको फाइंड करना था, लेंथ ऑफ दिस वायर फाइंड करना था। तो
हम लोग इस रिलेशन का यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आर भी हमारे पास है, रो भी हमारे पास है, और डी दिया हुआ है, एरिया नहीं है हमारे पास। तो हम लोग डी से एरिया निकाल सकते हैं क्या? डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास दिया हुआ है 0.5 mm दिया हुआ है, 0.5 mm दिया हुआ है। तो इससे रेडियस कितना होगा क्रॉस सेक्शन का? इसका जस्ट हाफ होगा। और इसी को अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं mm को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻³ से, तब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है कि ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसे ये कोई कंडक्टर है या वायर है, तो वायर जो होगा ना वो सिलेंडर के शेप में होता है। आप देखे होंगे वायर जो है वो सिलेंडर के शेप में होता है। जब इसका क्रॉस सेक्शन का बात हो रहा है तो किसी एक सर्कल का बात कर रहा है ये, मतलब इस पॉइंट पे किसी एक सर्कल का बात कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कल हो जाएगा, जबकि जो वायर का शेप होता है वो सिलेंडर होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझ के रखना है। तो जब हमसे यहाँ पे रेडियस दिया गया है, इसी सर्कल का दिया गया है हमको रेडियस, और अगर रेडियस हमारे पास है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं आसानी से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना एरिया ऑफ सर्कल। आर हमारे पास है और हमको इस रिलेशन से फाइंड करना है वैल्यू किसका? लेंथ का फाइंड करना है। तो लेंथ के लिए इस रिलेशन को अगर रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा? आर ए अपॉन रो आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। लेंथ इक्वल टू आर ए अपॉन रो आ जा रहा है। बस इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू आर हमारे पास क्या है? 10 ओम है, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सभी का। एरिया हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हम 22/7 ले रहे हैं पाई का वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इससे। और आर हमारे पास 0.5/2 है, तो इसको हम 1/4 ले लें, नहीं 0.5/2 है, तो इसका क्या, अच्छा इतना ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 0.5/2 और फिर से एक बार 0.5, क्योंकि आर स्क्वायर हो रहा है ना एरिया, ये पाई है, इसको आप पाई समझिएगा। फिर से एक बार हमको लिखना पड़ेगा 0.5, क्योंकि स्क्वायर होगा आर अपॉन 2, थोड़ा स्पेस कम हो गया यहाँ पे। और ये जो 10⁻³ है, इसका जब स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 10⁻⁻6, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है हमारा? एल इक्वल टू आर हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, एरिया भी सब्सटीट्यूट कर चुके हैं हम लोग, और फिर रो आया है। रो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8, मतलब ये डिनोमिनेटर में होगा, मतलब यहाँ पे होगा, ये सभी डिनोमिनेटर में है, ऐसे समझना है आपको। और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻8 जो इसका रो दिया हुआ है था, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा लेंदी है, ये आप खुद से कर सकते हैं। कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको समझा दिए हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। इसका जो टेल पार्ट है उसको देखते हैं, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है, और अगर हम सारा कुछ कैलकुलेट करने लगेंगे यहाँ पे तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, या फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जो कैलकुलेशन पार्ट है जो आप खुद से कर सकते हैं वो आप खुद से करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अ, बिना कुछ सोचे समझे हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? यहाँ पे कंसेप्ट है तो इसको समझेंगे हम लोग, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें समझने की ज़रूरत है।
बोल रहा है कि रेसिस्टेंस, अगर हम रेसिस्टेंस, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। इस वायर का अगर डायमीटर डबल कर दें तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब डायमीटर को डबल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर डायमीटर को 2 टाइम्स कर रहा है इसका मतलब है कि रेडियस भी 2 टाइम्स होगा। रेडियस अगर 2 टाइम्स होगा तो एरिया भी 2 टाइम्स नहीं, एरिया 2 टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम रेडियस को डबल कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि आर स्क्वायर है, अगर रेडियस डबल होता है तो एरिया जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो एरिया जब 4 टाइम्स हो गया और हमसे पूछा है रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए आप, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, ये हम बहुत बार आपको समझा चुके हैं। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेसिस्टेंस जो है ना वो 1/4 हो जाएगा। न्यू जो रेसिस्टेंस बनेगा वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल बनेगा। ये इसका आंसर होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो रेडियस डबल हो गया। रेडियस अगर डबल हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस वायर का वो 4 टाइम्स हो गया। और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो जो इसका रेसिस्टेंस होगा वायर का वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 7th नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है। 7th नंबर प्रॉब्लम, इस 7th नंबर प्रॉब्लम में कुछ डाटा दिया हुआ है और आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया द वैल्यूज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर फॉर द corresponding value of potential difference V across the resistors are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the resistor। मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है कि एक रेसिस्टर लगा हुआ है और एक इसका सोर्स लगा हुआ होगा जो इस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा होगा आई। ठीक है, और आपको भी और आई का वैल्यूज दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है भी और आई के बीच में। मतलब हमारा एक्स एक्सिस पे आई रहेगा और वाई एक्सिस पे हमारा भी रहेगा। इस तरह से आपको इस वैल्यूज के लिए जो दिया हुआ है, इधर आप वोल्ट ले सकते हैं, सॉरी वोल्ट आप वाई एक्सिस पे लेंगे और इधर करंट लेंगे एक्स एक्सिस पे, और आप इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट करने के बाद आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको कि आपसे रेसिस्टेंस पूछा है ना, तो रेसिस्टेंस जो होगा इसका, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं हम लोग V इक्वल टू आई आर, ये जानते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमसे रेसिस्टेंस पूछ रहा था तो V अपॉन आई जो होगा वो रेसिस्टेंस होगा, और V और I का आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया गया है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको मतलब आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा मैच करता है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं है, लेकिन आप में वो प्रैक्टिकल वाला जो क्वालिटी है वो भी होना चाहिए। इस वजह से ये प्रॉब्लम रखा है यहाँ पे। हम यहाँ से इस V और I के लिए R निकाल सकते हैं, V अपॉन आई हो जाएगा। इसके लिए भी V अपॉन आई यहाँ से निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं और इसके लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब हमको R1 अगर देखें तो R1 यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगा, R2 मिलेगा यहाँ से, R3 यहाँ से मिलेगा, R4 यहाँ से मिलेगा और R5 यहाँ से मिलेगा। और हो सकता है कि ये आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वैल्यू मिले,
क्योंकि देखिए आइडियल केस में v इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसको वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो अगर आप बहुत ही प्रिसाइजली अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको हो सकता है बहुत ही माइनर मतलब प्लस माइनस में वैल्यू मिले आपको। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग करते क्या है ना कि ये जो टोटल 5R1 मिला आपको, प्रैक्टिकली तो आपको एक ही R मिलना चाहिए था, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपको क्या कैसा मिलता है, V और I में जो ग्राफ हम लोग प्लॉट देखे थे वो ओरिजिन से पास कर रहा था और वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन था और वो ओरिजिन से पास कर रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप बनाएंगे तो ये इससे मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा डेविएट करेगा इधर उधर, ठीक है। लेकिन हमसे रेसिस्टेंस का जब ये वैल्यू पूछा है निकालने के लिए, तो हम लोग जो R1 निकालेंगे, मतलब क्या R1 क्या निकलेगा हमारा, V अपॉन आई 1.6। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। जैसे R1 हम निकालना चाह रहे हैं तो 1.6 V अपॉन आई होता है, V क्या है 1.6 है और I क्या है हमारा 0.5 है, ठीक है। तो ये R1 निकल के आएगा हमारा। उसी तरह यहाँ से भी R2 निकल के आएगा और इन सभी का कुछ कुछ वैल्यू निकल के आएगा। जब हम रेसिस्टेंस निकालेंगे ना तो इसका एवरेज ले लेंगे, मतलब जब हम रेसिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो इन सभी का हम क्या ले लेंगे, एवरेज वैल्यू ले लेंगे। ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा फ्रैक्शन में। तो R इक्वल टू हम लोग जब इसका रेसिस्टेंस निकाल रहे होंगे लैब में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये सभी वैल्यू को ऐड करके हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस का। और प्लॉट करने के लिए जो है, तो प्लॉट करने के लिए आप प्लॉट करके खुद से देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट में अगर आपको दिक्कत होता है तो। और इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ ज़्यादा प्रॉब्लम था। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है इसको भी देखते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेसिस्टर। एक अननोन रेसिस्टर है जिसके कि अक्रॉस कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी तक ये इंफॉर्मेशन मिला है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बोल रहा है सर्किट में लगा हुआ है ये अननोन वैल्यू का रेसिस्टर और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। और इसमें जो करंट चल रहा है इस सर्किट में उसका भी मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, करंट इस डायरेक्शन से चलेगा। ये सर्किट आपको कंप्लीट समझना है। करंट इसमें कितना दिया हुआ है, 2.5 मिली एम्पियर। फिर से आपको क्लिक करना चाहिए कि ये एसआई यूनिट नहीं है। करंट का जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है वो एसआई यूनिट में नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले एसआई यूनिट में चेंज कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एम्पियर आ गया। ये एसआई यूनिट में है ही, आपसे रेसिस्टेंस पूछा है। तो वोल्टेज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ से हम जानते हैं। हम आर का वैल्यू यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, वी अपॉन आई। पता नहीं इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया इसमें, इसको पहले देना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है आप वी अपॉन आई कर लेंगे। तो वी कितना है, रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, वोल्टेज 12 वोल्ट है और करंट जो है हमारा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। इसका जो यूनिट होगा वो ओम आएगा क्योंकि सभी दूसरा क्वांटिटी एसआई यूनिट में है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको यहाँ 10 हो जाएगा। सॉल्व करना है क्या, या खुद से कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स 5 से चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। ये 24/5 आ रहा है, 24/5 और ये 10⁻³ जो डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा।
इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, अगर हम 10⁻³ नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम किलो ओम भी लिख सकते हैं, शायद इसलिए दिया हो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप लोगों की बुक में। तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना लिख सकते हैं हम, 4.8 4.8 ही आएगा ना, हाँ 4.8 किलो ओम, ये भी इसको लिख सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो अगर ऑप्शन किलो ओम में रहता तो हम इस ऑप्शन को टिक करते। अदरवाइज आप 10⁻³ ओम भी लिख सकते हैं, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, मीनिंग सेम है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा था नहीं। अब हम लोग 9th नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, 9th नंबर प्रॉब्लम ये क्या बोल रहा है कि ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ये भी क्वेश्चन इजी है और ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिस्टर्स है, टोटल कितना रेसिस्टर्स है, 1 2 3 4 5 रेसिस्टर्स है और ये सभी सीरीज में कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 ये रेसिस्टर्स कनेक्टेड है और ये कितने सोर्स से कनेक्ट है, 9 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है ये, और ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें पता नहीं क्या चेक करना चाह रहा है आपसे, देखते हैं अभी क्या इसमें होने वाला है। ये 9 वोल्ट आपको गिवन है और इस रेसिस्टर्स का, सभी रेसिस्टर्स का आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ये है 0.2 ओम, 0.2 ओम है ये है 0.3 ओम, ये है 0.4 ओम, ये है 0.5 ओम, 0.5 ओम और ये है 12 ओम। ये एक रेसिस्टर का जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है दूसरे से, शायद यही से आपका वो चेक करना चाह रहा हो। और आपसे पूछा क्या है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। आपसे पूछा है कि 12 ओम रेसिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये सभी जब सीरीज में है तो सीरीज में हमेशा करंट जो होता है वो सेम होता है, आई सेम होता है, चाहे कितना भी रेसिस्टर लगा हो, अगर सभी सीरीज में लगा हुआ है तो करंट हमेशा सेम ही फ्लो करेगा सभी रेसिस्टर से। अगर पैरेलल में रहता कोई कनेक्शन तो उस केस में वोल्टेज सेम होता है, ये हम लोग सीखे थे, तो वोल्टेज सेम होता है यहाँ पे। ये सीरीज में कनेक्शन है तो इस सर्किट में जो करंट चल रहा होगा वो हर एक रेसिस्टर से सेम ही करंट चल रहा होगा। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज में अगर है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या आएगा, RS क्या आ जाएगा, सभी को ऐड कर देते हैं और क्या, 0.5 प्लस 0.3, 0.4 प्लस 0.5 सभी को ऐड कर देना है। तो ये कितना आ रहा है, 5 प्लस 5 1.4, मतलब 1.4 ओम प्लस 12 आ रहा है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 13.4 ओम हो गया। ये इस सर्किट में रेसिस्टेंस इतना का लगा हुआ है और भी आपके पास दिया हुआ है 9 वोल्ट। आपसे बस आप करंट निकाल लीजिए ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर हम जानते हैं, तो यहाँ से हम I आराम से निकाल सकते हैं। I क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 9 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस जो है इसका 13.4 बस, और ये एम्पियर होगा इसका यूनिट। ठीक है, अब जो ये करंट का वैल्यू निकला यहाँ पे, जो यहाँ करंट चलेगा वही इस रेसिस्टर से भी चलेगा, वही इस भी रेसिस्टर से चलेगा, सभी रेसिस्टर से उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा क्योंकि ये सभी सीरीज में है। तो 12 ओम से अगर हमको पूछता तो उसका भी आंसर इतना ही होगा, अगर हमको इसका पूछता तो उसका भी आंसर इतना ही होगा, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, इससे हार्ड हार्ड प्रॉब्लम तो हम पहले कर चुके हैं। आपको बस ये याद रखना है कि सीरीज में अगर कोई कनेक्शन हो तो उस केस में करंट सेम होगा, अगर पैरेलल में कोई कनेक्शन हो तो वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज पूछता तो थोड़ा सा लगता कि हाँ भाई इसमें बनाने के लिए कुछ है, ऐसे इसमें कुछ भी बनाने के लिए नहीं है। आप इसका जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना ही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ चुके हैं, ये भी इसमें भी कुछ ज़्यादा था नहीं।
अब 10th नंबर प्रॉब्लम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, देख लेते हैं इसको भी। 10th नंबर प्रॉब्लम ये लग रहा है इम्पोर्टेंट है। अभी तक यही वाला प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट मिला है आज के लेक्चर में, लेकिन फिर भी हम सभी प्रॉब्लम्स को देख लिए। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो ठीक है, हम सभी चीज़ को देख लिए एक बार। 10th नंबर जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से है, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। पूछा क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स है। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स ही बनाते हैं क्योंकि यही है यहाँ पे क्लियर। और ये कितने का है, ये 220 वोल्ट का है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, ठीक है। और करंट कितना चल रहा है इसमें, करंट चल रहा है हमारा 5 एम्पियर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल में लगाने के लिए बोला है। हमारे पास एक रेसिस्टर है जिसका की वैल्यू है कितना, 176 ओम है। और इस तरह का रेसिस्टर हम कितना लगाएं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा हो वो कितने एम्पियर का फ्लो कर रहा हो, 5 एम्पियर का फ्लो करे इस सर्किट में। मतलब हमको पता नहीं है कि इस प्रकार का कितना रेसिस्टर लगा हुआ है। हो सकता है 2 भी लगा हुआ हो सकता है 3 भी लगा हुआ हो, और हो सकता है 4 भी लगा हुआ है, हो सकता है 5 भी लगा हुआ हो, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह डॉट डॉट करके दिखा दे रहे हैं कि हमको पता नहीं है। और ये पैरेलली कनेक्ट है, इतना पता है। और हर एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 176 ओम है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस तरह का n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ है इस सर्किट में, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं, 1/RP, अगर पैरेलल में हो हमारा रेसिस्टर कनेक्टेड तो क्या होता है, 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है, और इसी तरह से 1/R3 होता है। और जितना भी लगा हुआ हो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से होता है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं n नंबर ऑफ दिस, मतलब 176 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है इस सर्किट में, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आता है। ये तो 1/RP है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और सभी का 176 ओम है तो 1/176 होगा, ठीक है। और इस तरह का कितना लगा हुआ है हम क्या लेट किए हैं, n नंबर ऑफ लगा हुआ है रेसिस्टर, तो ये होगा n, ठीक है। और RP इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा हमको, तो इस बार n जो था ऊपर में था, तो जब हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 176 ऊपर चला जाएगा और n जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो 176/n हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है ना, n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ था तो इसी तरह से हमको बार बार ऐड करना पड़ता, 1/176 प्लस 1/176 1/176 ऐड करना पड़ता बार बार। तो हम बार बार जो ऐड करें उसको बस मल्टीप्लाई कर दिए n नंबर से, जितना नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ है। तो RP का हमारे पास वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है ना, हाउ मेनी 176 रेसिस्टर्स, तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। और हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR जानते हैं, ठीक है, V इक्वल टू IR जानते हैं। और हमारे पास V का वैल्यू है, I का वैल्यू है, देखते हैं R इक्वल टू क्या होता है। R यहाँ से क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। और R का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, 176/n, और V 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और I का वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर है, यही है ना। तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या हम लोग, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 176 इंटू 5/220, यही होगा। देखते हैं इससे कुछ आ रहा है क्या वैल्यू, n का वैल्यू 176 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, तो इससे क्या आ रहा है वैल्यू, अगर इसको हम
ये करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये चला जाएगा 4 टाइम्स से, 44 टाइम्स से ये चला जाएगा। और 44 टाइम्स से ये जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, 4 टाइम्स से जा रहा है, तो n का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? 4। मतलब इस प्रकार का टोटल कितना रेसिस्टर लगा हुआ होगा पैरेलल में? n लेट किए थे हम कि n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ है, तो n का वैल्यू 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 रेसिस्टर लगा हुआ होगा इस पैरेलल कनेक्शन में, इस प्रकार के पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लेकिन टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करके जता सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी टाइम निकाल सकें और आपके लिए और भी वीडियो बना सकें। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।